नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगा रहे हैं जिसमें जियोपॉलिटिक्स, हाई स्टेक डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर का जबरदस्त ड्रामा है। ये कहानी है कि कैसे दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रास्ते पर एक ब्लॉकेड ने भारत को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पतले से समुद्री रास्ते से। लेकिन जब दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा उसी एक रास्ते से गुजरता हो तो एक छोटी सी भी रुकावट एक ग्लोबल संकट का रूप ले सकती है। इस पूरे संकट के दिल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक बेहद संकरा पानी का रास्ता है। अब जरा सोचिए, अपने सबसे संकरे पॉइंट पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। तो ये हिस्सा कितना बड़ा है? लगभग 20%। जी हाँ, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर जाता है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। और फिर आया मार्च का महीना और हालात एकदम से बिगड़ गए। 11 मार्च को ईरान ने वेस्टर्न देशों के लिए ये रास्ता फैक्चुअली ब्लॉक कर दिया। जहाज़ों पर हमले होने लगे और भारत के लिए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। हमारे देश का 60% एलपीजी इंपोर्ट यानी हमारे घरों में आने वाली रसोई गैस सीधे सीधे खतरे में आ गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी देश क्या करता है जब उसकी एनर्जी की लाइफलाइन ही काट दी जाए? भारत के सामने यही बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं भारत ने अपना दांव खेला। एक ऐसा कदम जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जो साहसी भी था और काफी अप्रत्याशित भी। देखिए, जहां बड़ी बड़ी सुपर पावर्स सिर्फ बयानबाजी कर रही थीं, भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी एक टीम में शामिल मत हो, सबसे बात करो और सिर्फ अपने देश का हित देखो। तो इस रणनीति का पहला स्तंभ क्या था? वो था शांत, पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो सवाल ये उठता है कि जब बड़ी बड़ी वेस्टर्न ताकतों के जहाज वहां फंसे हुए थे, उन पर हमले हो रहे थे, तो भारत ने ऐसा क्या किया जो वो नहीं कर पाए? ये नाकाबंदी आखिर टूटी कैसे? इसका जवाब मिलता है विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक्शन में। सिर्फ 48 घंटों के अंदर उन्होंने अपने ईरानी समकक्ष से कम 3 बार फोन पर बात की। ये हाई स्टेक कॉल्स थीं और उन कॉल्स का नतीजा एक खामोश सौदा। आप कह सकते हैं एक क्लासिक लेन देन वाली डिप्लोमेसी। ईरान ने भारत के 2 बेहद जरूरी एलपीजी टैंकरों शिवालिक और नंदा देवी को सुरक्षित निकलने दिया और बदले में भारत ने भी चुपचाप भारत में फंसे 180 ईरानी नाविकों को एक चार्टर्ड फ्लाइट से वापस उनके देश भेज दिया। ये डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस कूटनीति की कामयाबी का सबूत खुद भारत में ईरान के राजदूत के शब्दों में मिलता है, जिन्होंने कहा, भारत और ईरान दोस्त हैं, हमारे हित एक जैसे हैं। इससे पता चलता है कि भारत ने अपने पुराने रिश्तों का कितना सही इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब उसके पीछे ताकत खड़ी हो। और यही हम भारत की रणनीति के दूसरे हिस्से पर आते हैं, मिलिट्री की तैयारी। ये सब हुआ ऑपरेशन संकल्प के तहत। और एक बात साफ कर दें, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये मिशन 2019 से एक्टिव है, जो दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र को लेकर कितना पहले से तैयार था। और भारत ने वहां कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं की थी। उसने अपने सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक युद्धपोतों को भेजा, जैसे कि विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स। ये ईरान और पूरी दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कितना सीरियस है। और देखिए, दांव पर सिर्फ तेल और गैस नहीं थे, असल में बात इंसानी जिंदगियों की थी। उस इलाके में 28 जहाज़ों पर 778 भारतीय नाविक फंसे हुए थे। उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और फिर आई 16 मार्च की तारीख, वो दिन जब भारत की ये डबल स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर का कॉम्बिनेशन कामयाब हुआ। एलपीजी टैंकर शिवालिक इंडियन नेवी के एस्कॉर्ट में सुरक्षित भारत पहुंच गया। एनर्जी की नाकाबंदी टूट चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस जीत की एक कीमत थी। एक पहेली सुलझी तो एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। ईरान से सीधी सीधे डील करके भारत ने एक बहुत बड़ा एनर्जी संकट तो टाल दिया, लेकिन वो सीधा सीधा अमेरिका के प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस के निशाने पर आ गया।
वॉशिंगटन को नाराज करने का ये एक बड़ा जोखिम था। तो सवाल ये है कि भारत ने इस फाइनेंशियल घेराबंदी को कैसे तोड़ा? जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट तरीका, जिसे कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। मतलब अमेरिकी डॉलर को खेल से ही बाहर कर दो। भारत और ईरान ने रुपए और रियाल में सीधा व्यापार किया। पेमेंट्स को इंडियन बैंकों के खास वोस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए किया गया, जिससे ये पूरा लेन देन अमेरिकी निगरानी सिस्टम से ही बाहर हो गया। और ये जो पूरा मामला है ना, ये जयशंकर डॉक्ट्रिन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब अपने देश के हित के लिए जो जरूरी है वो करो, भले ही इसके लिए एक ही वक्त में तेहरान से हाथ मिलाना पड़े और वॉशिंगटन को देखकर मुस्कुराना पड़े। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर भारत दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट में सुपर पावर्स के बीच अपना रास्ता खुद बना सकता है, तो वो भविष्य में अमेरिका या किसी और के बनाए हुए ग्लोबल नियमों को क्यों मानेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में दुनिया की राजनीति को नया आकार देगा। देखने के लिए शुक्रिया।